अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सुनहरी जोंक बाय एम ए राहत। त्यारे की तबाही ने मुसाफिरों के एक अजीम खजाने तक पहुंचा दिया था। फिर इंसान इंसान न रहे। उनके जहन सुनहरी जोंक की गिरफ्त में आ गए। 707 का देव हैकल त्यारा सुबक रफ्तारी से फिजा में तैर रहा था। खूबसूरत लिबास में मलबूस खूबसूरत और मुतनासिबुल एज़ा एयर होस्टस इधर से उधर आ जा रही थी। मुसाफिरों के इशारे के मुंतजिर, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तैयार। उनकी होंठों पर मुस्कुराहटें चिपकी हुई थीं, क्योंकि ये अब उनकी आदत बन चुकी थी। जहाँ कोई मुसाफिर उनकी तरफ देखता, ये उनके सामने झुक जाती। मुझे लंबे कद दुबले बदन की वो हॉस्टेस बहुत पसंद आई थी, जिसके सुर्खों सफ़ेद रुखसारों में नन्हे नन्हे गड्ढे थे। ये गड्ढे उसकी मुस्कुराहट को और दिलकश बनाते थे। उसकी आंखें किसी हद तक छोटी थीं, लेकिन बेपनाह कशिश की हामिल। तीसरी बार जब मैंने उसे मुखातिब किया, तो मेरा ख्याल था कि उसके होंठों की मुस्कुराहट सिमट जाएगी। मुमकिन है वो पूरी तवज्जो से मेरी तरफ ना आए। इसकी वजह ये थी कि 2 बार भी मैंने बस उसे यूं ही मुखातिब किया था। साफ ज़ाहिर था कि मैं बस उसका कुर्ब हासिल करने के लिए उसे बुलाता हूँ। चुनांचे उसे इशारा करने के बाद मैंने उसका चेहरा देखा, लेकिन होस्टेस की मुस्कुराहट में कोई तब्दीली नहीं हुई। वो मेरे नज़दीक आई और झुक गई, बल्कि इस बार कुछ ज़्यादा ही झुक गई। इतनी कि उसके खूबसूरत बालों की भीनी-भीनी खुशबू मेरे नथनों में दाखिल हो गई। "यस प्लीज़," वो दिलकश आवाज़ में बोली। "एक ज़रूरी बात मालूम करनी है," मैंने मुस्कुराते हुए कहा। "फरमाइए, आप कौन-सा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं?" "क्यों?" वो मुस्कुराते हुए बोली। "इसकी खुशबू बहुत हसीन है।" "शुक्रिया," हॉस्टेस ने हल्की सी गर्दन झुकाते हुए कहा। "वैसे पहली बार की तरह इस बार भी मुझे आपसे कोई काम नहीं है।" "कोई हर्ज नहीं है," हॉस्टेस फराख दिली से बोली। "आपका नाम क्या है?" "हॉस्टेस," मेरे बराबर बैठे हुए आदमी ने हॉस्टेस को मुखातिब किया। "यस सर," हॉस्टेस जल्दी से बोली। "मैं पानी पीना चाहता हूँ," बूढ़ा बोला, और हॉस्टेस गर्दन खम करके चली गई। मैंने कहर-आलूद निगाहों से बूढ़े को देखा। दूसरी बार भी जब मैंने हॉस्टेस को बुलाकर उससे बात की, तो उसने मदाखलत की थी। करी-शक्ल बूढ़ा मुझे देखकर तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया और मुझे उससे खार चढ़ गई। इसका मतलब यह है कि बूढ़े ने जानबूझकर मदाखलत की है। "ठीक है बड़े मियाँ, तुम मुझसे वाकिफ़ नहीं हो," मैंने दिल में सोचा, और फिर मैं बूढ़े की खबर लेने के लिए तैयार हो गया। मैंने बड़े इखलाक से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और वो भी मुस्कुरा दिया। "कितनी अजीब बात है जनाब, हम लोग 1 घंटा से हमसफ़र हैं, लेकिन हमारे दरमियान अभी तक तारुफ नहीं हुआ। हाँ मेरे बच्चे, तुम उस हॉस्टस में इस कदर मसरूफ़ थे कि शायद मुझे देख नहीं सके," बड़े मियाँ ने चोट की। "आपकी उम्र क्या है मोहतरम?" मैंने बड़े प्यार से पूछा। "क्यों? बताइए तो।" "तकरीबन 65 साल।" "कमाल है, आप अभी तक ज़िंदा हैं," मैंने कहा। "क्या मतलब? हॉस्टस के बारे में आपका क्या ख्याल है?" "मैं तुम्हारी तरह फ़ज़ूल इंसान नहीं हूँ। तुम क्यों इस बेचारी को बार-बार तंग कर रहे हो?" बड़े मियाँ ने मुँह बनाते हुए कहा। "मेरा नाम शाहरुख है," मैंने कहा। "होगा, मुझे क्या?" इतनी देर में हॉस्टेस पानी ले आई। उसने गिलास बड़े मियाँ को पेश कर दिया और बड़े मियाँ ख्वामख्वाह पानी पीने लगे। "सुना तुमने? इनकी उम्र 65 साल है," मैंने हॉस्टेस से कहा। "ओह! अच्छा। फिर तुमसे मतलब?" बड़े मियाँ बोले। "मुआफ़ कीजिएगा मोहतरम, ऐसे ही कह दिया था।" "मैं जाऊँ जनाब?" हॉस्टेस ने पूछा। "थैंक यू हॉस्टेस," मैंने कहा, और हॉस्टेस चली गई। "आपने अपना नाम नहीं बताया," मैंने फिर बूढ़े को छेड़ा। "आदिल अख्तर," बूढ़े ने बेज़ारी से कहा। "बड़े शर्म की बात है," मैंने मुँह बनाया। "क्या क्या मतलब?" बड़े मियाँ उछल पड़े। "लुग़्व और फ़ज़ूल नाम, आदिल और फिर अख्तर भी, दोनों में क्या मुमासरत है? फ़ज़ूल बकवास से परहेज़ करो साहबज़ादे," बड़े मियाँ भिन्ना कर बोले। "इंतहाई जाहिल लोग थे जिन्होंने आपका ये नाम रखा। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो।" बड़े मियाँ गुर्राए और मैं खामोश हो गया। एकदम गर्म कर देना मुनासिब नहीं था। आहिस्ता-आहिस्ता काम करना ठीक था। चुनाचे मैं कई मिनट तक खामोश रहा, और बड़े मियाँ रह रहकर मुझे घूरते रहे। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो उन्होंने रुख बदल लिया। "क्या नाम बताया था आपने मोहतरम?" "तुम खामोश नहीं रहोगे?" बड़े मियाँ झल्लाकर बोले। "जी, मैंने नाम पूछा है। मैं तुम जैसे लफंगों से बात नहीं करता। देखिए मोहतरम, हम सफ़र हैं। ये तवील सफ़र खामोशी से कैसे कटेगा? मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। सिर्फ़ नाम बता दें शायद। क्या बताया था आपने?" "हाँ, हाँ, अख्तर आदिल या फिर आदिल अख्तर। क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे पहले आदिल हो या अख्तर, इंतहाई ज़लील नाम है।" "अबे तू चुप नहीं रहेगा?" बड़े मियाँ अपनी सीट पर उचकते हुए बोले। "हाँ, हाँ, किबला, आराम से तशरीफ़ रखिए। जहाज़ के दूसरे मुसाफिर आपके बारे में क्या सोचेंगे?" "इसके बाद एक लफ़्ज़ तुम्हारे मुँह से ना सुनूँ," बड़े मियाँ बोले। "खुदा के वास्ते सिर्फ़ एक बात और बता दें," मैंने कहा, और बड़े मियाँ फिर तीखी निगाहों से मुझे देखने लगे। "आपकी उम्र बकौल आपके 65 साल है। आप अब इस दुनिया को मुआफ़ क्यों नहीं कर देते? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा?" बड़े मियाँ फूले हुए साँस के साथ बोले। "देखिए ना, दुनिया कितने संगीन मसाइल से गुज़री है। ग़िज़ा का मसला, दवाओं का मसला और दूसरे मसाइल। आपने 65 साल तक इस दुनिया का खून चूसा है। अब आपको चाहिए कि आप रज़ाकाराना तौर पर मर जाएँ।
ताकि वो आसाइशें जिन पर आप मुसल्लत हैं किसी और नौजवान के हिस्से में आए। अबे, क्या मैं किसी से भीख मांगता हूँ? बड़े मियाँ गुर्राए। सवाल भीख का नहीं है। आखिर आपका बोझ कब तक बर्दाश्त किया जाए? मेरा बस चले तो आपको उठाकर हवाई जहाज से नीचे फेंक दूं। तेरी ऐसी की तैसी। बड़े मियाँ बिलाकर सीट से खड़े हो गए। दूसरे लम्हे मैं भी सहमे हुए अंदाज में अपनी सीट से कूदकर एक तरफ हट गया। बड़े मियाँ फिर मेरी तरफ पड़े और जहाज में बैठे हुए मुसाफिर बौखलाकर हमारी तरफ देखने लगे। हॉस्टस, हॉस्टस, इन्हें देखो। ना जाने बैठे बैठे क्या हो गया, मैं चीखा। क्या हो गया, क्या हो गया? दूसरे मुसाफिर भी बोल पड़े। मेरे ख्याल में ये बुजुर्ग सही उल दिमाग नहीं है। पहले खामोश बैठे रहे, फिर मुझे गालियां देने लगे और आखिर में हाथापाई पर उतर आए हैं। पागल, किसी सीट से एक नस्वानी आवाज उभरी। हाँ, 100% पागल हैं। खौफनाक जहनी मरीज, इनसे खतरा है। मैंने लोगों की हाँ में हाँ मिलाई। पागल के बच्चे। बड़े मियाँ ने आगे बढ़कर मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की, लेकिन कई दूसरे मुसाफिरों ने पीछे से उन्हें दबोच लिया। अमले के कुछ अफराद उनकी मदद को आए थे। बड़े मियाँ चीखते रहे, लेकिन सब लोग उन्हें पकड़कर स्मोकिंग रूम में ले गए और जहनी मरीज को बंद कर दिया गया। तब मैंने अपनी सीट पर बैठकर सुकून का सांस लिया। अब आराम से हॉस्टस से इश्क लड़ा सकता था, जो खुद भी मेरी तरफ माइल थी। चंद मिनट के बाद मैंने उसे फिर इशारा किया और हॉस्टस मुस्कुराती हुई करीब आ गई। क्या ख्याल है? अब हम सुकून से गुफ्तगू करेंगे, मैंने हॉस्टस से कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है जनाब। तो तुम भी नसीहतें करोगी? मैंने होंठ सिकोड़ लिए। और नहीं, ये बात नहीं है। आपने उन मोहतरम को पागल करने के लिए कौन सा गुर इस्तेमाल किया? हॉस्टस प्लीज, मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, मैं उकताए हुए अंदाज में बोला। एक्सक्यूज मी, अभी हाजिर हुई। हॉस्टस को किसी दूसरे मुसाफिर ने इशारा किया था। मैंने गर्दन हिलाई और वो आगे बढ़ गई। तब मैं एक तवील सांस लेकर अपनी कुर्सी की पुश्त से लग गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। हॉस्टेस मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखती थी। इस जैसी बेशुमार लड़कियां मेरी ख्वाबगाह की जीनत बन चुकी थीं। फितरत ही ऐसी थी, पेशा ही ऐसा था। जिंदगी में खाने और ऐश करने के अलावा कौन सा काम था? रकम खत्म हो जाती तो कोई ऊंचा हाथ मार लेता। दौलत जमा करने का शौक नहीं था। हाँ, ज़रूरत पूरी करने के लिए जिस कदर दरकार होती उसका हसूल मेरे लिए मुश्किल ना था। सियाहत से खासी रगबत थी, इसलिए देश देश मारा मारा फिरता। और हम जैसे लोगों का कारोबार दुनिया के कौन से मुल्क में नहीं है। बड़े बड़े नकब जनों का ख्याल था कि तिजोरियां तोड़ने में मेरा सानी रूए ज़मीन पर नहीं होगा। निशानाबाजी में यकता था, गो लोगों को कत्ल करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। भला जिंदगियां लेने से क्या फ़ायदा, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। हॉस्टस दूसरे मुसाफिर के नज़दीक थी कि अचानक जहाज़ को एक शदीद झटका लगा। झटका इतना शदीद और अचानक था कि बहुत से लोग सीटों से गिर पड़े। मेरी पसंदीदा हॉस्टेस ने दोहरी कलाबाजियां खाई थी। मैं भी खुद को गिरने से बमुश्किल बचा सका था। पूरे जहाज में सहमी सहमी आवाज़ें उभरी। दूसरा और तीसरा झटका लगा और अब तो मुसाफिर बाकायदा चीखने लगे। तब पायलट रूम से आवाज़ उभरी, होशियार, होशियार। जहाज के सारे इंजन सीज हो गए हैं, मुसाफिर बेल्ट बांध लें। औरतों को जिंदगी से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। इसलिए चीखने वालों में उनकी आवाज़ें नुमायां थीं, लेकिन कुछ मर्द भी थे जो शायद चीखने में औरतों से बाकायदा मुकाबला कर रहे थे। बदहवास लोगों की बिगड़ी हुई शक्लें देखकर मुझे हंसी आने लगी और अचानक मुझे स्मोकिंग रूम में बंद बूढ़े का ख्याल आया। गैर इंसानी बात थी, मेरी वजह से वो बेचारा स्मोकिंग रूम में बंद हुआ था। चुनाचे इस वक्त जब जहाज के सारे मुसाफिर उल्टी सीधी हरकतों में मसरूफ थे, मैं अपनी सीट से उठ गया। पायलट जहाज को संभालने की इंतहाई कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाज अब साफ नीचे गिरता महसूस हो रहा था। पायलट की कोशिश से उसे मुसलसल झटके लग रहे थे। मैं सीटें पकड़ता हुआ खुद को गिरने से रोकता हुआ स्मोकिंग रूम में पहुंच गया। दरवाज़ा खोला। मोहतरम अख्तर आदिल या आदिल अख्तर एक दीवार के सहारे सर के बल खड़े हुए थे। फिर एक झटके ने उन्हें सीधा कर दिया। उनकी पेशानी से काफ़ी खून बह रहा था। मैंने उनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें संभाला और फिर इत्मीनान से उनके ऊपर ढेर हो गया। झटका ही ऐसा शदीद था। अबे, अबे यहाँ भी आ गया, बड़े मियाँ चिल्लाए। लेकिन उनकी बात का जवाब देने की बजाय मेरी तवज्जो माइक पर गूंजने वाली आवाज़ पर हो गई। फर्स्ट पायलट घबराए हुए लहजे में ऐलान कर रहा था, जहाज को संभालने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। हम इस वक्त अफ्रीका के घने जंगलात पर परवास कर रहे हैं। अपने तौर पर होशियार रहें। अब इसके अलावा कोई तरकीब नहीं रह गई है कि जहाज को किसी हमवार जगह तलाश करके उतारने की कोशिश की जाए। इस कोशिश में नुकसान भी पहुंच सकते हैं। और कान फाड़ देने वाली चीखों से पूरा माहौल गूंजने लगा। लोग जब्त का दामन छोड़ चुके थे। सारी शख्सियत रखी रह गई। सबके सब पागलों की तरह चीख रहे थे। मैंने बड़े मियाँ को बाहर धक्का दिया और खुद भी निकल आया। जिंदगी को बारहा खतरात से दो चार होना पड़ा था। मौत दर्जनों बार नजदीक आकर निकल गई थी। इसलिए मौत के खौफ से मेरी वो हालत तो ना हुई जो जहाज में बैठे दूसरे लोगों की थी। लेकिन जिंदगी को इस तरह ज़ाया करना मुझे भी पसंद ना था। चुनाचे मैंने भी इनफरादी तौर पर अपनी हिफाजत के बारे में सोचा। मगर इस खतरनाक हादसे से जिंदगी बचाना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ बिल्कुल बेदस्तोपा की कैफियत थी।
जहाज अब बेजान पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था और पायलट इसे संभालने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ थे। जमीन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ये लम्हात जिस कदर रूह फरसा थे, आज भी इन्हें सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पायलट ने आखिरी वक्त तक अपने फराइज अंजाम देने की कोशिश की। उसने पहिए खोले, जहाज का रुख संभाला, और बिलाशुबा अगर जहाज मुंह के बल जमीन से टकराता तो शायद एक भी मुसाफिर जिंदा न बचता, लेकिन वो सीधा ही नीचे आया। खौफनाक धमाके हुए और सारे मुसाफिर उलट पलट हो गए। मैं भी गो मजबूती से एक सीट पकड़े हुए था, लेकिन कहाँ की सीट, कैसी सीट? सीट न जाने कहाँ चली गई। मैं उछलकर किसी चीज से टकराया और मेरा जहन तारीकी में डूब गया। सारे हंगामे गुम हो गए। गो जिंदगी बेहद नापायदार है। सड़क पर चलते हुए लोग गिरते और मर जाते हैं। होटलों में बैठे गुफ्तगू करते हुए अचानक साथ छोड़ देते हैं। और जब मौत नहीं आती तो पहाड़ गिर पड़ते हैं और लोग बच जाते हैं। जहाज का खौफनाक हादसा हुआ था, बचने वाले किस तरह बचते? अभी मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं जिंदा था। सोच सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था। क्या यह कम हैरत की बात थी? मैंने इर्द गिर्द के माहौल को देखा। जहाज काफी फासले पर पड़ा था। गोया मैं जहाज से बाहर था। लोग चलते हुए नजर आ रहे थे। जहाज बुरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन इसके बावजूद लोग जिंदा थे, न जाने कैसे। मैंने उठने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी हो गया। सबके चेहरे परेशानी के मजहर थे। जिंदगियां बच गई थी, लेकिन अब आइंदा का खौफ। पूरी तरह हवास बहाल होने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी, और जब हवास बहाल हुए तो सर पर एक गिरफ्त का एहसास हुआ। टटोल कर देखा तो पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी के एहसास के साथ सर में दुखन का एहसास भी हुआ। गोया बाकायदा टूट फूट हुई है, और शायद बेहोश होने की वजह भी यही थी। तकलीफ ऐसी न थी जिसका कोई खास एहसास होता। चुनाचे मैं इसकी तरफ से लापरवाह था। अब मेरे दिल में तजस्सुस बेदार हो गया था कि जहाज के बारे में मुकम्मल तहकीकात करूं। चुनाचे सबसे पहले मैंने जहाज के ढांचे के करीब पहुंचने का फैसला कर लिया। अभी मैं उससे काफी दूर था कि एक नौजवान आदमी मेरे पास पहुंच गया। अगर आप ठीक हो जनाब, तो बराहे करम दूसरों की मदद करें। हाँ हाँ, मुझे बताओ क्या करना है। अभी कुछ लोग जहाज में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना है। जहाज गर्क हो रहा है। अगर हम लोग कामयाब ना हुए तो कुछ लोग दलदल में गर्क हो जाएंगे। दलदल? मैंने ताज्जुब से पूछा। बराहे करम जल्दी करें, प्लीज, उसने कहा, और मैं उसके साथ जहाज की तरफ दौड़ा। सूरत हाल की मजीद तफ्तीश की जरूरत ना रही। एक मखसूस जगह पहुंचकर वजाहत हो गई, जहां बहुत से लोग मसरूफ थे। जहाज के बच जाने की वजह यह थी कि वो दलदल में गिरा था। काफी नरम दलदल थी। इतनी भी नरम नहीं कि कोई चीज उसमें गिरते ही दफन हो जाए। इस दलदल की वजह से जहाज को शदीद नुकसान भी नहीं पहुंचा, लेकिन झटका तो लगा था। ताहम मुसाफिरों को शदीद चोटें लगी थी और जानी नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल महफूज थे। इस वक्त सबके दिल इंसानी हमदर्दी से मामूर थे, और सभी एक दूसरे की मदद के जज्बे से सरशार। दलदल इस कदर नरम जरूर थी कि इस पर चलना नामुमकिन था। हाँ, ये शुक्र की बात थी कि जहाज दलदल के बिल्कुल किनारे पर आकर गिरा था। बड़ी अनोखी बात थी। यानी अगर जहाज दलदल के दरमियान गिरा होता तो किसी एक मुसाफिर का जिंदा बचना नामुमकिन था। दलदल काफी वसी थी। दलदल से थोड़ा सा हटकर जहाज जमीन पर गिरा होता तो इसके परखच्चे उड़ जाते। ऐसा लगता था जैसे जहाज का गिरना और इसका बचना भी कुदरत खुदाबंदी का मंजर है। यानी वो इस तरह गिरा कि जिनकी जिंदगी मकसूद थी बचा ली गई। जमीनी लोगों ने बड़े बड़े कपड़े जहाज के दरवाजे से किनारे तक बिछाए थे और उन पर घुटनों के बल चल चल कर किनारे तक पहुंच रहे थे। इंतहाई तेजी से काम हो रहा था, क्योंकि अब जहाज का दरवाजा आधे के करीब दलदल में धंस चुका था। मैंने भी ज्यादा गौर में वक्त बर्बाद नहीं किया और दूसरे लोगों की मानंद मोटे कपड़ों पर कलाबाजियां खाता हुआ जहाज के दरवाजे पर पहुंच गया। फिर यूं जहाज में दाखिल हो गया। अंदर काफी बर्बादी फैली हुई थी। सीटें एक दूसरे में गड़बड़ हो गई थीं। बहुत से लोग सीटों के दरमियान अपना सामान तलाश कर रहे थे। एक गिरोह सिर्फ सामान ढूंढने पर लगा हुआ था, लेकिन मेरे नज़दीक इंसानी जिंदगी की अहमियत ज्यादा थी। चुनाचे मुझे जूं ही एक सीट के नीचे दो टांगें नजर आई, मैंने उन्हें निकालने की जद्दोजहद शुरू कर दी। कामयाबी दुश्वार नहीं हुई, लेकिन खूबी किस्मत देखिए कि ये वही बड़े मियाँ थे, यानी दुश्मन जहां। मुझे हंसी आई। मैं उन्हें कमर पर लाद कर बाहर निकल आया, और फिर दूसरों की तरकीब पर अमल करते हुए मैंने उन्हें किनारे पर पहुंचा दिया और वापस चल पड़ा। दूसरी बार की कोशिश में एक नौजवान लड़की हाथ लगी और मैं उसे भी निकाल लाया। तीसरी बार नहीं गया। कोई भी जहाज की तरफ जाने की जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि जहाज के दरवाजे की जगह अब सिर्फ एक सुराख रह गया था। बाकी जहाज दलदल में गर्क हो गया था। लोग किनारे पर खड़े चीख रहे थे और अंदर रह जाने वालों से, जो रजाकाराना काम कर रहे थे, जल्द अज जल्द बाहर आ जाने के लिए कह रहे थे। वो उन्हें वार्निंग दे रहे थे कि जहाज डूब रहा है, और बहुत से लोग सुराख से बाहर रिंग गए। बस इसके बाद एक भयानक मंजर सामने आया। दरवाजे का आखिरी सुराख बंद हो गया। जिस सुराख का आखिरी हिस्सा दलदल में बैठ रहा था, कुछ हाथ बाहर निकले और कुछ किसी गैर मरई चीज को पकड़ने की जद्दोजहद करते हुए दलदल में बैठ गए। बड़ा रूह फरसा मंजर था।
मैं भी बहरहाल इंसान हूँ। मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उस जहाज की छत की सफ़ेदी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और फिर कुछ देर के बाद यह सफ़ेदी भी स्याह दलदल में गरूब हो गई। जहाज गर्क हो चुका था, जिद्दोजहद खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ ये अंदाजा लगाना था कि कौन बच गया, किसकी मौत उसे इन मैदानों में लाई थी। मैंने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह डाली। जख्मी अपने जख्मों को भूले हुए दूसरों की देखभाल में मसरूफ थे। इंसान किसी न किसी वक्त सारी रियाकारियों से अलग होकर सिर्फ इंसान रह जाता है। ना जाने क्यों ये माहौल मुझे बेहद पसंद आया। और अचानक मेरे जेहन में खूबसूरत हॉस्टस उभर आई। अरे, मैं चौंक पड़ा। क्या क्या वो भी जहाज के साथ दलदल में गर्क हो गई? मेरी निगाहें उसे चारों तरफ तलाश करने लगी। जिंदा बच जाने वालों में औरतें भी थीं, जिन्हें एक सिमत इकट्ठा कर दिया गया था। कुछ मखसूस किस्म के लोगों ने बच जाने वाले मुसाफिरों की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली थीं। उन्होंने औरतों के लिए अलहदा बंदोबस्त किया था। उस तरफ जाने की ममानियत तो ना होगी। मैं उस तरफ चल पड़ा। सारी शक्लें तकरीबन जानी पहचानी थीं। इन्हें जहाज में देख चुका था, लेकिन मेरी निगाहें हॉस्टस को तलाश कर रही थीं। और लोगों की खिदमतकार उस वक्त खुद खिदमत की तलबगार थी। वो मुझे नजर आ गई, एक तरफ खून में नहाई हुई थी। मैं बेसाख्ता उसकी तरफ दौड़ा। मिस्टर मिस्टर प्लीज, क्या आप फारिग हैं? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। जी फरमाइए। इन्हीं खातून की बात कर रहा हूँ। इनके चेहरे का खून साफ करके बैंडेज कर दें। हमारे पास बैंडेज का सामान मौजूद है। ओह हाँ, ज़रूर ज़रूर, मैं तैयार हो गया। थैंक यू, बूढ़े आदमी ने कहा और बैंडेज का कुछ सामान मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्या आप इनका जख्म देख चुके हैं? मैंने पूछा। हाँ, पेशानी की खाल फट गई है। बाएं रुखसार पर जख्म आया है। सर की पुश्त जख्मी हो गई है। बाकी जिस्म महफूज है। मैं पानी से हॉस्टेस का चेहरा साफ करने लगा। वो बेहोश थी। गुड, मेरा ख्याल है तुम ये काम बखूबी कर लोगे। बूढ़े ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। जी हाँ, बेफिक्र रहें। वैसे क्या आप डॉक्टर हैं? हाँ, बूढ़े ने जवाब दिया। त्यारा जिस वक्त जमीन तक पहुंचा, जमीन से टकराया और जिंदगियां बाकी रहने का इम्कान नजर आया, तो मैंने पहले अपने आप को देखा। मैं जिंदा था, जख्मी भी नहीं हुआ था। लोग अपने अपने सामान की तलाश में सरगर्दा थे, लेकिन एक डॉक्टर को किस चीज की जरूरत है, मैं बखूबी जानता था। चुनाचे मैंने जहाज के दरवाजे से बाहर आने से कबल जो चीज तलाश की वो फर्स्ट एड का जरूरी सामान था। और यही सामान एक डॉक्टर की सबसे पहली और सबसे अहम जरूरत होता है। यकीनन डॉक्टर, मैंने गर्दन हिलाई। मेरा नाम जोसेफ है, ओके। अब मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ। जरूर जरूर। मैंने हॉस्टस का सर अपने जानों पर रखा और उसके चेहरे को साफ करता रहा। फिर मैंने उसके सारे जिस्म पर दवा लगाई और बैंडेज कर दी। औरत कुछ भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी बन जाए, मासूम होती है। एयर हॉस्टस जहाज में थी तो बेहद स्मार्ट नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी जिंदगी वो किसी शख्स को खुद पर हावी ना होने देगी। लेकिन अब वो बेहोश थी तो सारी जहां की मासूमियत उसके चेहरे से आ चिपकी। मैं उसे गौर से देखता रहा। अब वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी आसार होश में आने के नहीं थे। मैं उसे मजीद आराम से लिटाकर आगे बढ़ गया। दूसरे बहुत लोग भी अभी इमदाद के मोहताज थे। बच जाने वालों की तादाद काफ़ी थी। मैंने कुर्बा जवार में निगाह दौड़ाई और तब पहली बार मैंने इस माहौल के बारे में सोचा। छोटा सा संगलाख चट्टानी मैदान था। मैदान के इंतहाई सिरे पर दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। जिस तरफ दलदल थी उस तरफ भी एक छोटा सा मैदान दरख्तों की हदूद तक गया था। पूरा मैदान दलदली था। मुमकिन है दरख्तों से कुछ पहले सख्त जमीन हो, वरना दलदल में तनावर दरख्त नहीं खड़े रह सकते। इस वीराने में जिंदा बच जाने वाले कहाँ जाएंगे? अभी सब अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। जब इनकी तकलीफ में कमी होगी तब वो इस ज़बरदस्त मुसीबत के बारे में सोचेंगे जो आने वाली है। और न जाने दिल के किस गोशे से मुसर्रत की एक हल्की सी लहर क्यों उभर आई। मैं फितरतन एडवेंचर पसंद हूँ। ये दूसरी बात है कि मेरी तफरीहात शहरों तक महदूद नहीं। वीराना गर्दी से कबल नहीं की थी, ना ही जहन में इसके बारे में कोई ख्याल था। और फिर खास तौर पर ऐसी शक्ल में जबकि कुछ हसीन चेहरे भी मौजूद थे। औरत की दिलकशी से मुनकरों की तादाद अव्वल तो ना होने के बराबर है। जो हैं उन पर कम अज कम मैं तो यकीन नहीं कर सकता। वीराना हो या आबादी, समुंदर हो या खुश्क ज़मीन, तन्हा इंसानों के बल्कि मर्दों के एक गिरोह को छोड़ दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी चंद ही दिनों में बारे गरां बन जाए। लेकिन अगर उनके साथ औरत की चाशनी हो तो वीराने भी गुलजार नजर आते हैं। औरत औरत औरत, सारी कायनात पर मुसल्लत, हर वजूद पर हावी। हाँ, इस हकीकत से इनकार फ़रेब है। आगे देखना है कि ज़िंदगी कौन सा रुख इख्तियार करती है। मेरा क्या है? किसी तवील मैदान में खड़े हुए दरख्त की मानंद तन्हा, ना किसी की याद दिल में चुटकियां लेगी, ना किसी के दिल का दर्द बनूंगा। जिंदगी सांसों की जंजीर, कहीं भी गुजर जाए। दुनिया के किसी भी खित्ते में हूँ, जिंदा रहना जानता हूँ। यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में ना जाने कौन कौन से ख्यालात होंगे, ना जाने क्या क्या जज्बात होंगे। मैं उन सारे ख्यालात, सारे जज्बात से मुस्तस्ना था। इस पूरे गिरोह का सबसे ज्यादा बेफिक्र, सबसे ज्यादा आज़ाद इंसान। ख्यालों की जंजीरें काफी लंबी थी, लेकिन अकब से आने वाली एक आवाज ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सुनो।
और मैं चौंक कर पलटा। मेरी होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। अपने आदिल अख्तर थे। ओह फरमाइए, मैंने कहा। बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़े मियाँ बौखलाए हुए अंदाज में बोले। अरे क्या हो गया? मैंने हैरत का इजहार किया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आदिल अख्तर भिन्ना कर बोले। हो सकता है। तुम ख्वामखा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों करते हो? गलत फहमी है मोहतरम, भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मैंने शाने उचकाते हुए कहा। जहाज़ तबाह हो गया, न जाने कितने अफराद मर गए और तुम ताज्जुब से पूछ रहे हो कि क्या हो गया? तो इसमें गड़बड़ की क्या बात है? अरे तुम्हारा सत्यानाश, क्या इस जंगल में ही सड़ोगे? बड़े मियाँ दांत पीस कर बोले। गालिबन आपकी उम्र 65 साल है, जबकि यहाँ 20 से 30 साल तक के बहुत से लोग मौजूद हैं। आखिर आप जिंदगी से क्यों चिमटे रहना चाहते हैं? तुम खुद मर जाओ। बड़े मियाँ वापस मुड़ गए। मैंने एक गहरी सांस ली और टहलता हुआ आगे बढ़ गया। आज़ादी थी, बज़ाहिर कोई काम ना था। जिस तरह बाकी लोग जिंदगी गुजारेंगे मैं भी गुजार लूंगा। तकरीबन सारे जख्मियों की मरहम पट्टी हो गई थी। हिम्मत वाले लोग एक जगह जमा होकर हालात पर तबसरा कर रहे थे। तीनों पायलट मर चुके थे। मरने वालों की फहरिस्त बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सब एक दूसरे से नाआशना थे। तकरीबन सारा सामान जहाज के साथ दलदल में गर्क हो चुका था। मैं भी उनके साथ जा खड़ा हुआ। एक ज़हीन सूरत दरमियानी उम्र का शख्स कह रहा था, इस मुसीबत में हमें चाहिए कि खुद को एक ही खानदान का फ़र्द समझें, मिलजुल कर एक दूसरे की इमदाद से ज़िंदा रहें और यहाँ से निकलने की सोचें। मेरे ख्याल में सबसे पहले हम एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर तारुफ हासिल होना चाहिए। इस तरह हमें एक दूसरे का प्रोफेशन भी मालूम हो जाएगा और हम सोचेंगे कि कौन आदमी किस काम आ सकता है। बिल्कुल मुनासिब ख्याल है। यहाँ इस वीराने में हम सब एक जान हैं। सबको एक दूसरे से तवज्जो की ज़रूरत है। हम में से कोई खुदगर्ज बनकर नहीं सोचेगा। मेरे ख्याल में सब लोगों के प्रोफेशन मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये करना है कि यहाँ हमें कौन कौन से लोगों की ज़रूरत होगी। ये भी ठीक है। तो पहले हम एक दूसरे के नामों से वाकिफ़ हो जाएं। शाहरुख, मैंने अपनी बारी आने पर कहा। और थोड़ी देर बाद सारे लोग एक दूसरे से तारुफ हासिल कर चुके थे। अब सबसे पहले डॉक्टरों का तयन किया जाए। हम में डॉक्टर कितने हैं? जहाज़ के मुसाफिरों में 5 डॉक्टर थे। बहुत मुनासिब तादाद है। गो हमारे पास दवाएं नहीं हैं, लेकिन किसी आफत पर आपके बेहतर मशवरे तो मशअले राह हो सकती हैं। कि हम में से कोई जोग्राफिया दां है? मैं, कैप्टन अल्बर्टो ने कहा। मैं कुछ जानता हूँ। ओह मिस्टर अल्बर्टो, क्या इससे कबल आपने अफ्रीका का सफ़र किया है? हाँ, मैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में आ चुका हूँ। खूब। क्या आप यहाँ से आबाद इलाकों के रुख का तयन कर सकती हैं? इस तरह नहीं। हाँ, हम एक सिमत इख्तियार करके चल पड़ेंगे। फिर मैं रास्तों का तयन करूँगा। बड़े कीमती हैं आप। आपकी रहनुमाई की अशद ज़रूरत होगी। इसी तरह दूसरे लोगों के बारे में मालूमात हासिल की गई। फिर एक शख्स को शिकार की तलाश पर लगाया गया। उसके सुपुर्द ग़िज़ा की फराहमी थी और इस टोली में मैं भी शरीक था। जहाज़ से थोड़ा बहुत सामान बचा कर लाया गया था, जो इस वक्त खाने के लिए सब में तकसीम हो गया और फिर सब आराम करने लेट गए। मैंने हॉस्टेस की तरफ रुख किया था। वह होश में थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। हेलो मिस, आप इस माहौल में मुस्कुरा सकती हैं? माहौल की तब्दीलियां तो ज़िंदगी के साथ हैं। इनमें मुस्कुराना और ना मुस्कुराना क्या मायने रखता है? बड़ी शानदार बात है। अफसोस अमले के सारे लोग मारे गए। हाँ, मुझे भी अफसोस है। अब क्या होगा? हॉस्टेस बोली। वही जो ज़िंदगी की ज़रूरत है। फ़र्क सिर्फ हमारे सोचने का है। हमने चंद हालात का तयन कर लिया है। अगर हम शहर में रहते हैं, आरामदेह मकानात हैं, तो हम समझते हैं कि हम महफूज हैं। हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। हालांकि बड़ी अहम मकाना बात है। जल्जला आ सकता है, मकान गिर सकता है, सड़क पर हादसा हो सकता है। कोई भी हादसा हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। गोया ज़िंदगी को ख़तरा मौजूद है। मेरे अपने ख्याल में यही कैफियत यहाँ भी है। हम वीराने में हैं। जिंदा भी रह सकते हैं, मर भी सकते हैं। इन दो बातों के अलावा तो और कोई ख़ास बात यहाँ नहीं होगी। मेरे खुदा, आपकी बातें किस कदर हौसला बख्शती हैं। हॉस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप हौसला शिकनी कर रही हैं। मैं नहीं समझी। अभी तक मैं आपके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो यहाँ भी आपको बकवास करने की फुर्सत मिल गई। अचानक अकब से आवाज़ आई और हम दोनों चौंक कर देखने लगे। बूढ़ा आदिल अख्तर था। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है खातून, मैंने कहा। क्या? हॉस्टेस मुस्कुराते हुए बोली। इस हादसे में ये बुजुर्ग ना जाने किस खुशी में बच गए। अगर इनकी जगह किसी नौजवान की जिंदगी बच जाती तो कितना अच्छा होता। उजारादारी है नौजवानों की, क्यों? तुम नौजवानों ने तहजीब की जो मिट्टी पलीत की है, उसे बस क्या कहा जाए। लानत है तुम पर, बड़े मियाँ बोले। आपके सर में तकलीफ है किबला? तो फिर तुम्हें क्या? डॉक्टर ने आपको बोलने से मना किया है। डॉक्टर की तैसी। तो आप बोलेंगे ज़रूर। कौन रोकेगा मुझे? बड़े मियाँ सीने पर हाथ मारते हुए बोले। बेहतर है, बोलते रहिए, मैं जिद होकर बोला। और फिर हॉस्टेस की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा। हाँ तो खातून, आखिरी बार मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ। आखिरी बार? हॉस्टेस हंसकर बोली। खुदा हाफिज। मैं झुलाए हुए अंदाज में खड़ा होने लगा, लेकिन हॉस्टेस ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे अरे प्लीज़, आप बुरा मान गए। हाँ जाने दो जी, इन लोगों को मुंह लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता।
आज नाम पूछेंगे, कल इजहार इश्क करने लगेंगे। अरे इस नई नस्ल को इसके सिवा आता ही क्या है। बड़े मियाँ बोले, ए बूढ़े बरगद, अपनी जहरीली छाँव समेट कर यहाँ से दूर हो जा, वरना ऐसा न हो कि तारीकी में मैं तुझे उठाकर दलदल में फेंक दूं और तुझसे निजात हासिल कर लूं। मैंने कहा, देख लिया, ये तहजीब है। लड़की तुम गवाह हो, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो बराह करम इसकी निशानदेही कर देना। मेरा कातिल इस शख्स के अलावा कोई नहीं हो सकता। बड़े मियाँ वावेला करने वाले अंदाज में बोले। अजीब नामाकूल शख्स था। दर हकीकत उसने मुझे जिच करके रख दिया था। हॉस्टेस हंस रही थी। प्लीज़ मिस्टर, उसने बूढ़े को मुखातिब किया। आदिल अख्तर, उसने जल्दी से कहा। बस इसी बात पर इख्तलाफ है। इन्होंने दो दो नामों पर कब्जा कर रखा है। मैं कहता हूँ कि कब्र में पाँव लटकाए बैठी हैं। अब तो ये फैशन छोड़ दो। मैंने कहा, नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्या समझते हो मुझे? क्यों ना आप दोनों सुलह कर लें। क्या ख्याल है आदिल साहब? आदिल अख्तर कहिए, बड़े मियाँ ने एहतजाज किया। कह कर देखें, मैंने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। खैर खैर, मेरा नाम आबदा है, हॉस्टेस बोली। उसे मेरे बुरा मान जाने का खतरा था। और मेरा आदिल अख्तर, बड़े मियाँ बोले। निहायत लुग़्व नाम है, मैंने नाक चढ़ाकर कहा और आबदा हंस पड़ी। खुदा की कसम, आप दोनों की नोक झोंक ने दिल से खौफ का एहसास ही खत्म कर दिया। हंसते हुए बोली, खौफ ज़दा ये नौजवान होते हैं, हम बूढ़े नहीं। हम तो आप ही से खौफ ज़दा हैं किबला, तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट। मैंने कहा और फिर काफ़ी देर तक हम फजूल बकवास करते रहे। और यह हकीकत है कि शक्की बूढ़ा बड़ी नायाब शय था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि उसकी मौजूदगी कम अज़ कम जहन ताज़ा रखेगी। फिर नींद आने लगी और खुद को माहौल के रहमो करम पर छोड़कर सो गई। दूसरी सुबह सब उदास थे, उन्हें बेसरो सामानी का एहसास हो रहा था। अब यहाँ इस खौफनाक दलदल के किनारे किसी किस्म का इंतजार हमाकत था। कर्नल फ्रेडरिक ने कहा कि हम सफ़र शुरू कर दें और इस दौरान सफरी ज़रूरियात पूरी की जाएं, और सफ़र के लिए दलदल के उस तरफ के जंगलात का रुख किया जा सकता है। दूसरी तरफ जाने की सोचना ही हमाकत थी। चुनाचे जो कुछ मिल सका उसे हथियार के तौर पर नौजवानों के सपुर्द कर दिया गया। औरतों को काफिले के दरमियान ले लिया गया और मर्द आगे पीछे उलिए। यूं हमने जंगलात का रुख किया और सुस्त रवि से जंगलात में दाखिल हो गए। औरतें बहुत खौफजदा थीं, जख्मी भी थीं, इसलिए उन्हें सफ़र में बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। ताहम चलना ही था और हम रात तक चलते रहे। इस दौरान सारे काम बखूबी होते रहे। शिकार बहुत आसान साबित हुआ। कई जानवर खुद हमारे सामने शिकार होने आ गए और हमने उन्हें घेर लिया। इन छोटे जंगलात में शिकार की क्या कमी थी। फिर रात हो गई और आराम के लिए एक जगह का इंतखाब कर लिया गया। जंगल में सबसे ज़्यादा खतरा दरिंदों का था, चुनाचे इसके लिए सिर्फ आग रोशन कर ली गई। इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं थी। मीरे कारवां अल्बर्टो था। ज़ाहिर है इतनी जल्दी वो बेचारा भी कोई राय नहीं दे सकता था। अजीब समा था। सबके दिलों में खौफ था, लेकिन इस नागहानी से बचना उनके पास की बात नहीं थी। हिम्मत से काम लेना था। ना लेते तो करते भी क्या। रात फिर मैंने आपदा के कुरब में गुजारी। वो भी मुझसे मानूस हो गई थी। खुशबख्ती से उस वक्त आदिल अख्तर साहब हमें तलाश ना कर सके, और उस रात आपदा ने मुझसे काफ़ी बातें की। वो मुझसे मुतासिर मालूम होती थी, लेकिन तीसरी रात इस कदर पुरसकून ना थी। उसकी वजह आदिल अख्तर साहब थे। उन्होंने दिन में ही हमें ताक लिया था और रात को वो हमारे सरों पर बराजमान हो गए। आखिर ये सफ़र कब तक जारी रहेगा? वो अजीब से अंदाज में बोले। जब तक आप जिंदा हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? नहुसत भी एक चीज़ होती है किबला। गोया मैं मनहूस हूँ? शक्ल सही लगती है। अबे तो खुद अपनी शक्ल तो देख। मैं कहता हूँ बदतमीजी ना कर, वरना अब भी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत कुव्वत है। मैं तेरी ज़ुबान बंद कर सकता हूँ। अरे अरे, ये बुरी बात है आदिल साहब। आपदा ने मदाखलत की। फिर आदिल साहब, मैं कहता हूँ मेरा नाम अख्तर आदिल है। वैसे तुम इसे नहीं देख रही, मेरे ऊपर चोटें कर रहे। बड़े मियाँ आंखें निकाल कर बोले। आप आराम करें आदिल अख्तर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपदा ने कहा। मैं जानता हूँ तुम क्या गुफ्तगू कर रहे होगे। बड़े मियाँ गर्दन हिलाते हुए बोले। भला क्या? मैंने पूछा। वही इश्क और मोहब्बत की बातें, वही छिछोरापन। आपने इश्क किया आदिल साहब? मैंने बड़े प्यार से पूछा। सड़कों पर नहीं किया, गलियों में नहीं किया। तुम लोगों ने मुआशरे का सत्यानाश करके रख दिया है। बहरहाल किया ज़रूर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप पोशीदा तौर पर गुल खिलाते थे और हम जो काम करते हैं खुलकर करते हैं। इसीलिए तो सारी मुसीबतें आ रही हैं। बड़े मियाँ बोले। मिस आबदा, क्या आप इनसे मुत्तफिक हैं? मैंने पूछा। नहीं। आबदा ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ, क्यों मुत्तफिक होंगी? मोहतरम आदिल साहब, मैं आबदा से इश्क करता हूँ, आपको क्या एतराज़ है? वो बेबस है, यहाँ तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। क्या आप बेबस हैं आबदा साहिबा? हरगिज़ नहीं। आबदा खुद भी मेरे साथ शरीक हो गई। क्या आप इन बूढ़े लोगों की मुसल्लत की हुई इखलाकी कदरों के मुखालिफ हैं? यकीनन ये बेमकसद हैं। तो फिर आइए हम इन कदरों के मुंह पर तमांचा रसीद कर दें। मैंने कहा और आबदा को आगोश में ले लिया। आबदा ने एतराज़ किया था, लेकिन बड़े मियाँ लाहौल पढ़ते हुए उठ गए और फिर वो हमसे काफ़ी दूर चले गए। माफ़ कीजिए मिस आबदा, मुझे यकीन था कि इसी तरह इनसे निजात हासिल की जा सकती है। आबदा के होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन उस रात के बाद उसकी आंखों में एक अनोखी चमक पैदा हो गई। उसके अंदाज में एक नुमाया तब्दीली पैदा हो गई। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहती, और मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़हनी तौर पर उसने मुझे कबूल कर लिया है। रह गए आदिल अख्तर तो अपनी बात से बाज आने वाले कहाँ थे। जब भी मौका मिलता तो मुझे बोर करने बैठ जाते। अल्बर्टो अब किसी कदर पुरुमीद हो गया था। उसने कहा था कि हम अफ्रीका के बैरूनी रुख की तरफ जा रहे हैं। यह अंदाज़ा उसने रास्ते से नहीं लगाया, बल्कि मौसमी असरात से उसने यह नज़रिया कायम किया। उम्मीद अफजा बात थी। अभी तक लोगों में बेहतरीन ताउन चल रहा था। हालांकि सफ़र करने वालों में चंद सरकश लोग भी थे, जिनमें काबिल ज़िक्र जैक लुइस था। एक नौजवान और कवि हैकल आदमी, सूरत से ही गुंडा नजर आता था। औरतों के लिए वो काफ़ी तकलीफदेह था। कई बार मुख्तलिफ लड़कियों के करीब जाने की कोशिश की थी, लेकिन हद से गुजरी हुई कोई बात उसने कभी नहीं की। लड़कियों की शिकायत पर उसे समझाया गया तो वो मान गया, और फिर सफ़र का 11वां दिन शुरू हो गया। लड़कियां सफ़र करते करते थक गई थीं। अब वो अक्सर रोती हुई नजर आती थीं। उस रोज़ एक हादसा हो गया। एक अधेड़ उम्र औरत ने दम तोड़ दिया था। सब लोग अफसरदा हो गए। उस वक्त हम एक मैदानी इलाके से गुजर रहे थे। खुश्क और बंजर मैदान था, जहाँ जगह जगह पहाड़ी कोहान उभरे हुए थे। औरत को वहीं दफन कर दिया गया, और हमने उसी मैदान में क्याम किया। रात बड़ी खामोश खामोश थी। आपदा मेरे नज़दीक ही बैठी थी, गर्दन झुकाई। काफ़ी देर के बाद उसने ज़ुबान खोली। शाहरुख, हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम सही सलामत मुहज़्ज़ब दुनिया तक पहुँच जाएंगे? यकीनन। पूरे यकीन से कहते हो? हाँ। लेकिन आसार आसार कोई अहमियत नहीं रखते। मैं तुम्हारी अज़मत का एतराफ़ करती हूँ शाहरुख। मैं नहीं समझा, कौन है जिसके चेहरे पर तफक्कुरात के आसार नहीं है सिवाय तुम्हारे? यकीन करो, तुम इन सब में से अलग इंसान हो। मैंने अक्सर तुम्हारा चेहरा देखा है। तुम इस पूरे माहौल से इस तरह लापरवाह हो, जैसे ये सब सफ़र कर रहे हो और तुम कोई फ़िल्म देख रहे हो। मैं ज़िंदगी से हारने वालों में से नहीं हूँ आपदा। मैं जानता हूँ सांस की इंतहा है, किसी भी वक्त हो जाए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सांस जारी है तो मंजिल का वजूद भी है। ओह, तुम्हारी बातें रगो पे में ज़िंदगी दौड़ा देती हैं। क्या तुम शादीशुदा हो शाहरुख? नहीं। दूसरे लोग? कोई नहीं। क्या करते हो? कुछ नहीं। रईस हो? नहीं। फिर ज़रिए आमदनी? कुछ अच्छा नहीं है। क्या मतलब? नकब-ज़नी कर लेता हूँ, तिजोरी तोड़ लेता हूँ। गर्ज़ बहुत दौलत की ज़रूरत होती है तो किसी न किसी तौर हासिल कर लेता हूँ। सच? वो हैरत-ज़दा रह गई। हाँ, मैं यकीन नहीं करती। मेरे ख़्याल में तुम ऐसे इंसान नहीं हो। मेरे सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ़ है आपदा। मैं ये सब कुछ करता हूँ, इसके बावजूद खुद को बुरा आदमी नहीं समझता। मैं उन बुरे लोगों के बारे में सोचता हूँ जो यहाँ सब कुछ करते हैं जो मैं करता हूँ। वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और बड़े आदमी कहलाते हैं। सिर्फ़ काम करने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ़ है, वरना काम उनका भी यही है। फिर मैं ज़रा छोटे पैमाने पर काम कर लेता हूँ तो क्या बुरा है? और आपदा लाजवाब हो गई। काफ़ी देर तक वो खामोश रही, फिर उसने मुझे मुखातिब किया। शाहरुख, हूँ, अगर हम मुहज़्ज़ब दुनिया तक पहुँच गए, तो तुम फिर भी यही काम शुरू करोगे? ज़ाहिर है आपदा, ये मेरा पेशा है। शाहरुख, अगर मैं तुमको मना करूँ तो? तुम? हाँ शाहरुख, अगर मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुज़ारने का अहद कर लूँ, हम दोनों एक हो जाएँ और इसके बाद मैं तुमसे एक मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुज़ारने की फ़रमाइश करूँ तो? मुझे सोचना पड़ेगा आपदा। ओह! आपदा उदासी से बोली। मैं दरअसल अपने जज़्बात का इम्तिहान ले रही थी। क्या? मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ शाहरुख। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ारने की आरज़ू रखती हूँ। मैंने तुम्हारी निगाहों में अपनी हैसियत मालूम करना चाहिए थी। तुम्हारी मोहब्बत से तो मैं इनकार नहीं करता आपदा, लेकिन कोई बात नहीं है शाहरुख। आपदा ठंडी सांस लेकर बोली। और उस दिन के बाद से आपदा उदास रहने लगी। उसकी आंखों के चिराग बुझ गए। मुझे अफसोस था, लेकिन मैं खुद कश्मकश में था। मैं उससे वादा कैसे कर लेता? तब सफ़र का 16वां दिन शुरू हो गया। अल्बर्टो अब भी पुरुमीद था, जबकि दूसरे लोग सब मायूस हो गए थे। सबके चेहरों पर बेजारी नजर आ रही थी। स्याह रंग के पहाड़ों का एक वसी इलाका था, जहाँ जगह जगह गार थे। शिकार का गोश्त, पानी वाफिर मिकदार में मौजूद था। इसलिए तय किया गया था कि अब चंद रोज़ यहाँ आराम किया जाएगा, ताकि मुसलसल सफ़र की थकन दूर करके ताज़ा दम हो जाया जाए। इस बात से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया और क़याम के लिए मुनासिब जगहों का इंतखाब कर लिया गया। और पूरा दिन लोगों ने मुख्तलिफ कामों में गुजारा, और शाम को प्रोफेसर टेनिस ने नौजवानों को जमा करके एक खौफनाक इंकशाफ किया। मैंने जिस गार में क़याम किया, वहाँ एक अजीम ख़जाना मौजूद है, ज़ेवरात, जवाहरात और सोने के बॉक्सों पर मुश्तमिल। चूंकि हमारी पोजीशन इस वक्त एक ख़ानदान की सी है, इसलिए मैंने दयानतदारी से सबको आगाह कर दिया। हम ख़जाना आपस में तकसीम कर लेंगे, और अगर जिंदा बच गए तो। और मैंने सोच लिया कि अब इस गिरोह में फूट पड़ी। सबने ख़जाना देखा और फिर मेरी पेशगोई भला गलत कैसे हो सकती थी। जो कुछ होना था वो सामने आ गया। तीसरे दिन ही नतीजा सामने आ गया। ख़जाना जमा कर लिया गया और इसे तकसीम भी कर लिया गया। सब ने अपने अपने हिस्से अपने पास रख लिए, लेकिन बहुत सी आंखों में अजीब से तासुरात थे, और उनमें जैक लुइस पेश पेश था। नौजवानों की सरगोशियों पर मैं बखूबी गौर कर रहा था। जैक लुइस ने 12 नौजवानों को अपने साथ शामिल करके गिरोह बना लिया था, और बिलाखिर तीसरी रात उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तारीक रात में जैक लुइस और उसके साथियों ने
सारे खुद साख्ता हथियार लोगों के पास से चुरा लिए। दूसरी सुबह जब सब जागे तो जैक लुइस और उसके साथी हथियारों से लैस एक जगह जमा थे। उनके चेहरों पर खौफनाक तासुरात नजर आ रहे थे। सुनो, इन वीरानों में जहां हम अभी जिंदगी और मौत का यकीन नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग वक्त से पहले मर जाएं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ। क्या बात है जैक? बूढ़े फ्रेडरिक ने कहा। इस खजाने पर हमारा हक है। दुनिया की तारीख भरी पड़ी है उन वाक़यात से कि ताकतवर को हमेशा अफजलियत हासिल रही है। मैं और मेरे साथी तुम सबको मौत की नींद सुला सकती हैं। चुनाचे अगर ज़िंदगी चाहते हो तो अपने ख़जाने से दस्तबरदार हो जाओ। ख़जाना एक जगह जमा कर दो और यहाँ से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। हम अपने साथ एक औरत भी ले जाएंगे। ये हमारा हक है और हमें से कोई ना रोक सकेगा। लेकिन जैक, ये नाइंसाफ़ी है। जो कुछ भी है बोलो, क्या तुम तैयार हो? हरगिज़ नहीं, जो शीलेत थॉम्सन ने कहा। तो फिर सुनो, जो लोग मुझसे ताउन पर आमादा हों वो अपना हिस्सा एक जगह रखकर दूर चले जाएं। बाकी लोगों को देख लिया जाएगा। हमें हमारे हथियार वापस कर दो, इसके बाद फैसला हो जाएगा। हमने इन हथियारों के हसूल के लिए दिन रात मेहनत की है। हम इतने बुज़दिल भी नहीं है जैक, थॉम्सन ने आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। क्या तुम में से कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है? जैक ने खूंखार निगाहों से दूसरे लोगों को देखा, लेकिन मैंने देखा कोई भी खजाना छोड़ने को तैयार नहीं है। तब मैंने मुस्कुराते हुए आबदा को मुखातिब किया। क्या ख्याल है? मुझे खजाना नहीं चाहिए। वेरी गुड, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैंने बूढ़े आदिल अख्तर को मुखातिब किया। आपका क्या ख्याल है जनाब आदिल अख्तर साहब? इसकी ऐसी तैसी, मेरी हड्डियों में अभी बहुत कुव्वत है। गोया आप इस काबिल नहीं है, लेकिन मोहब्बत का एक ही मशवरा दूंगा आपको। क्या? खजाने से दस्तबरदार हो जाओ। लेकिन ये ज्यादती है। इसे कबूल करो, मेरा यही मशवरा है, मैंने कहा। और फिर मैं तीसरे शख्स की तरफ बढ़ गया जिसका नाम अल्बर्टो था। मिस्टर अल्बर्टो? अल्बर्टो चौंक पड़ा। मैं आपसे कुछ ज़ाती गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्या बात है? मेरी ख्वाहिश है कि आप भी खजाना छोड़ दें। ओह, और इसके बाद तमाशा देखें। यह तमाशा रोकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हमारी बेहतरी इसी में है। शायद तुम ठीक ही कहते हो। अफसोस, चमकदार शाह यहाँ भी आ गई। तब मैंने अपना हिस्सा सबसे पहले रखते हुए जैक लुइस के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सबने नफरत की निगाह से मुझे देखा था। फिर मेरे बाद आदिल अख्तर और प्रोफेसर अल्बर्टो ने, और आखिर में आबदा ने। हमने अपने हिस्से ज़मीन पर ढेर कर दिए। जैक लुइस ने हमारे इकदाम की तारीफ की थी। फिर उसने कहा था, ज़हीन लोगों, तुमने जहानत का सबूत दिया है। चुनाचे तुम यहाँ से फ़ौरन आगे बढ़ जाओ और इतनी दूर चले जाओ कि हमें तुम्हारे बारे में कोई शक ना रहे। इसके अलावा मैं दूसरे लोगों को सिर्फ 15 मिनट देता हूँ फैसला कर लें, और उसके बाद। थॉम्सन ने हमें बुरा भला कहा था। मैंने अल्बर्टो और आदिल अख्तर को इशारा किया। हम पर आवाज़ें कसे गई, लेकिन मैं रवाना हो गया। आबदा मेरे साथ थी। हमने एक लंबा सफ़र इख्तियार किया और काफ़ी दूर निकल गए। फिर मैं रुक गया। क्यों? आदिल अख्तर ने पूछा। क्या आप रुकेंगे नहीं मिस्टर आदिल अख्तर? क्या मतलब? हमने खजाना छोड़ा नहीं है। क्या तुम्हारे दिमाग के इंजर पिंजर ढीले हो गए हैं? आदिल अख्तर हंसपे मामूल बिगड़ गया। आओ दोस्तों, मैंने कहा। अल्बर्टो मायनी खेज निगाहों से मुझे देख रहा था। आबदा भी हैरान थी। मैं एक स्याह पहाड़ी की तरफ बढ़ गया और फिर हम थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद पहाड़ी पर पहुंच गए, और उस वक्त हमें शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पहाड़ी की बुलंदियों से हमने देखा मैदान कारजार गर्म हो गया था। जैक और उसके साथियों ने हमला कर दिया था और निहत्ते लोग ज़बरदस्त मुदाफ़ियत कर रहे थे। औरतें दहशत से चीख रही थीं। मेरे खुदा, अल्बर्टो गमगीन लहजे में बोला। दौलत ऐसे ही खेल दिखाती है मिस्टर अल्बर्टो। कैसे दीवाने हैं ये लोग। अभी ने अपनी ज़िंदगी पर यकीन नहीं है, लेकिन ये दौलत के लिए लड़ रहे हैं। मुझे इल्म था प्रोफेसर, मैं तुम्हारी जहानत की दाद देता हूँ। लेकिन अब तुम क्या तीर मारोगे? आदिल अख्तर ने कहा। सिर्फ अंजाम देखेंगे मिस्टर आदिल अख्तर, और फिर यहाँ से चलेंगे। ठीक है, ऐसी दौलत किस काम की जो इंसान को इंसान ना रहने दे। और देखो, चमकदार सिक्कों ने सुरख लहू की कीमत किस कदर गिरा दी। आबदा ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। अफसोस, वो सिसकते हुए बोली। कल तक ये किस कदर यगानगत से एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक थे। अफसोस। हाँ, दौलत का रंग सिर्फ सुरख होता है, लाल सुरख, मैंने कहा। लेकिन अब हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? निकल चलो यहाँ से। आदिल अख्तर साहब के हवास भी ठिकाने आ गए थे। तमाशा मुकम्मल हो जाने दो आदिल अख्तर साहब, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। मुझे भी वहशत हो रही है शाहरुख, निकल चलो, आबदा ने कहा। ओह, कई जिंदगियाँ, कई जिंदगियाँ, अल्बर्टो ने कहा, और फिर वह अचानक उछल पड़ा। मेरे खुदा, वो देखो शाहरुख। और मेरी निगाह भी उसके इशारे की सीध में दौड़ गई। एक स्याह पहाड़ी चट्टान से 3 अफ्रीकी उतर रहे थे। उनके हाथों में नेज़े और दूसरे हथियार थे, और वह निहायत खामोशी से उतर रहे थे। अरे अरे, अब ये सब मारे गए, मेरे मुंह से निकला। अफसोस, हम इन्हें खबरदार भी नहीं कर सकते, अल्बर्टो बोला। और दर हकीकत खबरदार करने का वक्त गुजर चुका था। जंगली करीब पहुंच चुके थे, और दूसरे लम्हे खौफनाक आवाज़ों के साथ उन्होंने अकब से हमला कर दिया। काश हम उनकी मदद कर सकते, अल्बर्टो हाथ मलते हुए बोला। मैं खामोश था। आपस में उलझे हुए लोग, भले इन स्याफाम वैश्यों का क्या मुकाबला कर सकते थे? इनमें बेशुमार तो निहत्ते थे। हाँ, अगर वो सब मुत्तहिद होकर वैश्यों से मुकाबला करते तो कामयाबी नामुमकिन भी नहीं थी। उनकी तादाद वैश्यों से कम न थी।
वैश्यों के आने का अंदाज इतना खतरनाक न था कि उन पर काबू ना पाया जा सकता, लेकिन अब वो वैश्यों का शिकार बन रहे थे। जैक लुइस को मैंने अपनी निगाहों से ज़मीन पर गिरते देखा। बहुत से लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वैश्यों ने उन्हें निशाना बना लिया और थोड़ी देर के बाद वहां लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। वैशी जंगलियों ने औरतों को भी नहीं छोड़ा। मैदान साफ हो गया। मैंने बमुश्किल तमाम आपदा को संभाला, वरना वो चीख पड़ती। वो मेरे सीने से लिपटी ज़ारों की तार हो रही थी। आदिल अख्तर और प्रोफेसर अल्बर्टो पागलों की तरह वैश्यों की कार्रवाई देख रहे थे। वैश्य अब खजाना जमा कर रहे थे। शायद गार में मौजूद खजाना उनका था और वो खजाना ले जाने वालों की तलाश में आए थे। सारा खजाना जमा करने के बाद उन्होंने अपने सरों पर लादा और वापस चल पड़े। तब हमने तवील सांस ली थी। खुदा की पनाह, अल्बर्टो बोला। खेल खत्म हो गया, आदिल अख्तर ने कहा। हाँ, खेल खत्म हो गया, लेकिन एक बात बताओ शाहरुख, आदिल अख्तर खिलाफे तवक्को नरम लहजे में बोला। ज़रूर। तुम्हें इन वैश्यों की खबर कैसे हो गई? मुझे उनकी कोई खबर नहीं थी मिस्टर आदिल। ओह, माफ़ कीजिएगा, अख्तर भी। मगर ये इत्तफाक ही था कि तुमने उन लोगों को छोड़ने का फैसला कर लिया। हाँ, और इस इत्तफाक ने हमारी ज़िंदगियां बचा ली। कुदरत को हमारी ज़िंदगी मकसूद थी, अल्बर्टो ने कहा। मगर अब क्या प्रोग्राम है? हमें बदस्तूर आपकी मदद की ज़रूरत है मिस्टर अल्बर्टो। मुझे यकीन है हमारा रास्ता दुरुस्त है, अल्बर्टो ने जवाब दिया। लेकिन हम आज सफ़र के काबिल नहीं हैं, कल चलेंगे, मैंने कहा। और अगर ये लोग फिर वापस आ गए? आदिल अख्तर ने खौफजदा अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है अब इसका इम्कान नहीं है। क्यों? वो खजाना ले जाने वालों की तलाश में आए थे और अब खजाना लेकर वापस जा चुके हैं, अल्बर्टो ने जवाब दिया। और हम सब खामोश हो गए। हमने दूसरे दिन से सफ़र फिर शुरू कर दिया। अब हम सब रंजीदा हो चुके थे। आपदा की गो हालत ख़राब थी, लेकिन वो काफ़ी हिम्मत से हमारा साथ दे रही थी। सफ़र सुस्त रफ्तारी से जारी रहा। यही कुदरत की मेहरबानी थी कि हमें शिकार मिलता रहा और भूख प्यास की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी। सफ़र के 7वें दिन अल्बर्टो चीख पड़ा। ओह शाहरुख, मुबारक हो, हम आबादी के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से मैं पूरे वसूख से रास्ते की रहनुमाई कर सकता हूँ। मैं इस इलाके में पहले भी आ चुका हूँ। और दर हकीकत अल्बर्टो के इन अल्फाज से हमारे जिस्मों में नई जिंदगी दौड़ गई। बाद के 3 दिन का सफ़र बहुत तेज़ रफ्तारी से किया गया। सफ़र के आखिरी मराहिल में आपदा का बोझ मुझे अपनी कमर पर लादना पड़ा। अब उसमें चलने की सक्कत नहीं रह गई थी। और फिर तीसरे दिन हम नैरोबी में दाखिल हो गए, बेसरो सामानी की हालत में। लेकिन हमने कुमदा से होटल में क़याम किया और ज़िंदगी में आखिरी बार होटल के अखराजात की अदायगी के लिए मैंने हाथ की सफाई दिखाई। मैंने होटल ही के एक मालदार शख्स को तलाश कर लिया और मैं अपने फ़न का माहिर था। किसी को आज तक नहीं मालूम कि ये रकम मैंने कहाँ से हासिल की थी, लेकिन वो हम सब के काम आई और हमने अपने अपने मुल्क का रास्ता इख्तियार किया। आज आबदा शाह मेरी बीवी है। हमारे 2 खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आबदा बदस्तूर अपनी एयरलाइंस में मुलाजिम है, अलबत्ता उसने होस्टेस की मुलाजमत छोड़ दी है और दफ्तर ही का काम करती है। मैं एक बैंक में मुलाजिम हूँ। बैंक की तरफ से हमें एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत मकान मिला हुआ है और ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है। हमें दौलत से बेइंतहा नफरत है। जो कमाते हैं खाते हैं और ऐश से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।